और ये लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और 1:45 पर द्विपक्षीय बातचीत होगी ऋषि सुनक के द्वारा। आज प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कल 3 देशों के साथ हुई थी, यानी कुल मिलाकर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। प्रणय उपाध्याय, विशाल पांडे और रविंदर रॉबिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। ये कार्यक्रम पूरी तरीके से अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? 1:45 पर ये वार्ता होनी है, तो क्या ये जो कार्यक्रम इस समय जो बैठक चल रही है वो 12:30 बजे तक खत्म हो जाएगी और उसके बाद लंच होगा? क्या रहने वाला है कार्यक्रम आगे? क्या जानकारी है आपके पास? देखिए शोभना, इस बैठक के अंदर वर्किंग लंच है, यानी ये जो बातचीत का सिलसिला है ये लंच के दौरान भी जारी रहेगा और इसी तरीके से इसका खाका पूरा बनाया गया है। करीब 1:30 बजे तक का ये वर्किंग लंच का कार्यक्रम जो है वो इसी के अंदर समाहित होगा। यानी जो पहला सेशन है उस सेशन के साथ साथ जो चर्चा है वो भी ओवरलैप होगी। लंच के दौरान भी वो चर्चा का दौर इस समय चलता रहेगा और उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ताओं का कार्यक्रम है, चूंकि इस दौरान बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी होती हैं, भारत के प्रधानमंत्री इसके मेज़बान भी हैं, इसलिए मेज़बान से हर कोई मिलना चाहता है। उनकी जो मीटिंग्स हैं वो उस हिसाब से शेड्यूल की जा रही हैं। जो स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग्स हैं उसके अलावा कई पुल असाइड मीटिंग्स होती हैं, इसलिए जहां भी समय होता है उनका, चूंकि बहुत ही टाइट शेड्यूल है, उस शेड्यूल के दौरान जहां भी वक्त निकल रहा है उसके अंदर वो तमाम मुलाकातें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर व्यापक मुलाकातों के लिहाज से बात, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी गेस्ट लिस्ट तैयार करने से लेकर इसके विषय को चुनने से लेकर भारत ने इसकी अपनी जो पूरी प्रेसिडेंसी है उसके अंदर कई महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर ध्यान रखा है। पड़ोसियों का ध्यान रखा गया है। बांग्लादेश और मॉरिशस जैसे पड़ोसियों को बुलाया गया है, जहां भारत के रणनीतिक हित हैं उस यूएई को बुलाया गया है, ओमान को बुलाया गया है, नाइजीरिया को बुलाया गया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका ध्यान भारत ने गेस्ट लिस्ट के अंदर ध्यान रखा है। साथ ही जर्मनी के साथ में भारत की मुलाकात होगी। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है, जर्मनी के साथ में कई महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है। हाल के समय में प्रधानमंत्री की बीते 1 साल के दौरान 2 जर्मनी की यात्राएं हुई हैं और उसके बाद जर्मनी के साथ हम हैवी मैन्युफैक्चरिंग, मेटल तस्वीरें हमें मिलने लगी। देखिए जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी कदम से कदम मिलाकर चलते हुए, और देखिए कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है इस वॉक के अंदर, ये कह सकते हैं पावर वॉक। बिल्कुल पावर वॉक। और आज तो देश की राजधानी दिल्ली जो है वो बहुत ही ताकतवर राजधानी है। तमाम जो बड़ी शक्तियां हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था के तौर पर हो, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। विशाल पांडे का मैं रुख करूंगी। विशाल, तमाम जो बड़े नेता इस समय इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ बड़ी दिलचस्प तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए गले मिल रहे हैं अफ्रीकन। देखिए बिल्कुल, ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बोलिए विशाल जी। दीपक जी देखिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं का स्वागत किया कोणार्क व्हील के बैकग्राउंड में, उसके बाद जब नेता अंदर के कमरे में गए थे मीटिंग रूम में जाने से पहले, जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये वहां की तस्वीर है बाइडेन के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की, और दोनों कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये बराबरी की तस्वीर दिखाती है कि कैसे मोदी और बाइडेन साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ी खबर और इस वक्त दीपक जी सामने आ रही है, क्योंकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर का आयोजन रखा है, तो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उन्हें एक साथ संसद भवन पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया है और केंद्र सरकार के सभी मंत्री एक साथ संसद भवन से भारत मंडपम के लिए रवाना होंगे, जहां पर डिनर का आयोजन किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मंत्रियों की संख्या काफी ज्यादा है, अलग अलग गाड़ियों से उनको आना होता, तो हो सकता है इस बात की भी संभावना है कि सभी मंत्री एक साथ एक बस में बैठकर भारत मंडपम आए और इससे कहीं ना कहीं जो संदेश भारत देना चाहता है तमाम चीजों को लेकर वो यहां से देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हमें अभी ये जानकारी मिली है सूत्रों से कि भारत सरकार के जो मंत्री हैं वो शाम 6 बजे संसद भवन से भारत मंडपम के लिए एक साथ रवाना होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आयोजित डिनर में शामिल होने के लिए, जो कि राष्ट्राध्यक्षों के, G20 के सदस्य देशों के और जो आमंत्रित हमारे गेस्ट हैं उनके सम्मान में राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम मौजूदा पिक्चर को मैं विशाल एक मिनट रुकिए, एक पिक्चर आई है, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है, ऊपर लिखा हुआ है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे निर्मला सीतारमण जी दिखाई दे रही हैं। तो देखिए 2 पावरफुल लोग भारत के और तीसरे पावरफुल एस जयशंकर, उनके बगल में इस तरफ बैठे हुए हैं अजीत डोभाल। तो ये दिखाता है भारत का बढ़ता हुआ कद, ये दिखाता है भारत का बढ़ता हुआ स्ट्रक्चर, ये दिखाता है भारत की बढ़ती हुई धमक पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और रॉबिन, जिस तस्वीर का दीपक जी जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि अब आप भी उस तस्वीर पर आएं और चर्चा करें। प्रधानमंत्री पहले ये बात कह चुके हैं अपने
जिक्र हुआ था, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की प्लेटफॉर्म पे एक परिवार के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के लिए, भारत के लिए एक G20 में एक चैलेंज जरूर है, वो है साझे बयान का। तो उसको भी, हालांकि प्रधानमंत्री ने एक इंडिकेशन दिया है ट्रस्ट डेफिसिट का, उसको दूर कैसे करना है, उस चैलेंज को उन्होंने लिया है। और साथ में जो एक नारा, अगर आप याद करें तो पहले भारत के लिए था सबका साथ सबका विकास, उन्होंने इस मंच पे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये दिया सबका साथ सबका विकास। तो ताकि एक फैमिली पे, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर के ऊपर वो इसके ऊपर बात करेंगे और इसी पे ही लेके आएंगे, ताकि ये जो मतभेद हैं, ख़ास तौर पर यूक्रेन और रशिया के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, उसको लेके वो मतभेदों को किस तरह से साइड पर करके एक कम से कम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। ये पिछले इंडोनेशिया में, मुझे याद है, मैं बाली समिट में था। जी, आप पूरी करिए, अपनी बात पूरी कीजिए रॉबिन जी। जब बाली समिट में था तो तब भी वहाँ पे ये एक बार ज़रूर एक इशू पॉपअप हो गया, नहीं आए थे कि ये साझा बयान जारी होगा या नहीं होगा। लेकिन वो भी आफ्टर ऑल एक साझा बयान जारी हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई लाइन कि ये युद्ध का युद्ध नहीं है, वो इंक्लूड किया गया। बिल्कुल ठीक है। अब सुरेंद्र कुमार जी का भी मैं रुख करूंगी, पूर्व राजनयिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, अभी तक ये देसी मंच से दिया गया नारा था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जब G20 के मंच से इस बात को दोहराते हैं, तो क्या ये संदेश पूरी दुनिया के लिए है कि अब जो विश्वास है उसको उसी पर आगे बढ़ना होगा, आपसी जो मतभेद है उनको मिटाकर अब दुनिया के लिए एक साथ मानव जाति के भले के लिए काम करने का वक्त है? देखिए, मैं तो आज से नहीं, कई साल से, जब प्रधानमंत्री पहली बार कहा था, मैंने कहा था ये ऐसा संदेश है जिसका केवल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री 3-4 दिन पहले भी कहा था। मैं चाहता हूँ इसमें मैसेज तो वही जाता है, सहयोग कैसे आया, ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट डिफिसिट होगा, सहयोग नहीं होगा। तो भारत कोशिश कर रहा है अपनी। अब G20 से आप जानती है, इसमें विकसित देश भी हैं, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज में, इसमें चाइना, रूस हैं, जिनका जो आजकल अमेरिका के साथ जो संबंध अच्छे नहीं है। पर इसके बावजूद भारत एक ऐसा देश है जिसके रिश्ते हैं रूस के साथ भी अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, यूरोप के साथ भी अच्छे हैं, डेवलपिंग कंट्री अच्छे हैं। तो हमारा एक इस तरह का स्थान है कि जिससे हम कोई पहल कर सकते हैं जिसमें हमारी बात सुनी जाए। तो हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, हम इससे कोई ऐसा नहीं करना चाहते कि जिससे हमको कोई खास फायदा। हम एक सहूलियत देना चाहते हैं, एक सुझाव देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो है एससीओ समिट में भी कहा था, इट्स नॉट एरा ऑफ वॉर। पर उसको सुनने के लिए जरूरी है जो ताकतें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जब तक वो आगे नहीं आएंगी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। यूक्रेन में देखिए, यूक्रेन वॉर एक प्रॉक्सी वॉर है। आप वैसे यूक्रेन रशिया कह रहे, ये अमेरिका और रशिया का वॉर है। यह इस तरह से रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, रशिया अपना किसी भी, जिस तरह से उनका इन्वेजन हुआ है एक फेलियर रहा है। अब अमेरिका जिस तरह से उनको वेपन्स दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, सारे यूक्रेन नेटो दे रहे हैं, तो जो तो यूक्रेन लड़ता रहेगा। पर आप देखिए इसके ह्यूमन ट्रेजेडी कितनी है। 9 मिलियन लोग रिफ्यूजी हो गए हैं। हम लोग फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन्स, एनर्जी सप्लाई चेन सबको सफर कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ के लोग, इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं, पर ये लोग सफर कर रहे हैं। जब तक किसी तरह की एक कंप्रोमाइज फॉर्मूला नहीं आता जिसमें पुतिन को कोई फेस सेविंग मतलब इस तरह का सोल्यूशन मिले और यूक्रेन को अपनी टेरिटरी को बचाने का एक जो है तरीका मिले, चाहे पूरी वजह लगता तो नहीं पूरी टेरिटरी वापस ले पाएंगे, पर सिक्योरिटी गारंटी भी यूरोपियन यूनियन को देने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि ये G20 एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भारत क्योंकि उसको माना जाता है कि सबका हित चाहता है, तो इसको सुझाव को अहमियत दी जाएगी। पर जब तक अमेरिका रूस आपस में कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढते, जैसे प्राइम मिनिस्टर विन विन सिचुएशन, दोनों तरफ से लोग एक दूसरे को समझे कि हमारा फायदा है, तब तक इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। तब तक हम देखते रहेंगे आगे क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए सुरेंद्र जी हमारे साथ।